हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ PM ऑफ नेपाल हु वाज सफर्ड मेजर डिफीट एज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो क्या है दोस्तों, नेपाल के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। अब देखो यहाँ के जो PM थे उनका नाम था पुष्पा कमल दहल। क्या नाम था दोस्तों? पुष्पा कमल दहल। अब इनकी पार्टी थी दोस्तों, इनकी पार्टी थी CPN MC, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मियोस्ट सेंटर। इनकी पार्टी पुष्पा कमल दहल जी जो थे उनकी पार्टी का नाम था। अब इनकी पार्टी को दो पार्टी का सपोर्ट था। पहला सपोर्ट था KP ओली शर्मा जी का और इनकी पार्टी का नाम था CPN UML, मींस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट। इन पार्टी का इनको सपोर्ट था। दूसरे लीडर थे जिस पार्टी का सपोर्ट था वो थे दोस्तों शेर बहादुर दुबा और इनकी पार्टी थी नेपाली कांग्रेस। इस दो पार्टी का सपोर्ट था पुष्पा कमल दहल जी को। अब क्या है, ये दो पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉल कर लिया। किससे विड्रॉल कर लिया? पुष्पा कमल दहल जी से विड्रॉल कर लिया। ठीक है, सपोर्ट इस पार्टी से। अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट, नेपाल की पार्लियामेंट में सीट है 275 और किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए 134 सीट चाहिए। कितनी चाहिए दोस्तों? 134 सीट चाहिए। 275 सीट की पार्लियामेंट है और 134 सीट चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? अब देखो क्या हुआ कि जब इनकी पार्टी को सपोर्ट हट गया, विड्रॉल हो गया पुष्पा कमल दहल जी को, तो इनकी पार्टी माइनॉरिटी में आ गई और देन आफ्टर इनकी सरकार गिरने की पॉसिबिलिटी आ गई। अब इन्होंने बोला कि नहीं, झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो देन आफ्टर इन्होंने बोला कि हम झुकेंगे नहीं और देन आफ्टर ने बोला कि मैं अपने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करूंगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये क्या होता है? इस मोशन के जरिए पता किया जाता है पार्लियामेंट में कि कितना इस पार्टी को सपोर्ट है। वोट डालते हैं मेंबर। अब ये वोट डले, वोट डलने के साथ इनकी पार्टी आ गई माइनॉरिटी में और सरकार गिर गई। इनको सिर्फ ओनली 63 वोट मिले, सपोर्ट में 63 वोट मिले नो कॉन्फिडेंस मोशन में और पुष्पा जी झुक गए। पुष्पा जी झुक गए, जो कि बोल रहे थे कि हम झुकेंगे नहीं, तो ये झुक गए। नेपाल के अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और इन्हें रिजाइन दे दिया है राष्ट्रपति को। इसी के साथ अब ये PM बनेंगे कौन? KP ओली शर्मा, जो कि CPN UML पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये PM बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। देन आफ्टर हाफ टर्म के लिए बनाएंगे शेर बहादुर दुबा जी। तो इन दोनों में डील हुई है कि आधे टाइम के लिए PM मैं रहूंगा और आधे टाइम के लिए PM आप रहोगे। इस तरह की डील हुई है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सरकार गिर रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई है नेपाल के अंदर और पुष्पा कमल दहल जी की पार्टी, जो पार्टी फॉर्मेशन गवर्नमेंट थी, वो गिर गई है। अब नई गवर्नमेंट बनेगी नेपाल के अंदर। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट वाज द रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन जून मंथ एज पर नेशनल स्टैटिक ऑफिस। देखो NSSO का डेटा आया था, NSSO जून मंथ का डेटा आया था जिसमें बोला था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन वो पहुंच गया है 5.08% पर। कितना पहुंच गया है? 5.08% पर रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गया है। क्लियर? अब इसी के साथ क्या हुआ दोस्तों, इतना इन्फ्लेशन क्यों हुआ रिटेल इन्फ्लेशन? तो इसका कारण है दोस्तों हाई फूड इन्फ्लेशन। हाई फूड इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो फूड इन्फ्लेशन जून मंथ का था 9%। कितना था दोस्तों? 9% सिर्फ ओनली फूड इन्फ्लेशन था। किसका? वीकेंड से जून मंथ का। क्लियर? और इसी के कारण रिटेल इन्फ्लेशन भी ज्यादा है क्योंकि फूड प्ले द मेजर रोल इन रिटेल इन्फ्लेशन। अब देखते हैं, आप जानते हो जैसे वेजिटेबल दिन प्रतिदिन महंगी होती आ रही है। आजकल सब्जी खाना बड़ा महंगा हो गया है क्योंकि ग्रीन, डॉक्टर बोलते तो हैं कि ग्रीन सब्जी लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। पर उसके लिए हम पे इतना एफर्ट करने के लिए पैसा भी होना चाहिए, हालांकि है इतना, बट
वो वेस्टेज है ना, अगर सस्ती सब्जी मिलेगी तो उसका हम यूटिलाइजेशन कहीं और कर लेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन वेजिटेबल परचेसिंग। ठीक है, अब देखो वेजिटेबल का इन्फ्लेशन देखा जाए जून मंथ का तो अप्रोक्सीमेटली 29.32% था। देख रहे हो आप, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है वेजिटेबल का। सब्जी का ठेला चलता है वो आजकल बड़े करोड़पति हो गए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जो ठेकेदार हैं, जिनको आड़तिया बोला जाता है हमारी रीजनल लैंग्वेज में, मंडी में जो आड़तिया होते हैं जो कि किसान से फसल लेते हैं, देन आफ्टर रिटेल में बेचते हैं, होलसेल में बेचते हैं, वो आजकल बड़े पैसे वाले हो गए हैं। ठेकेदार बड़े पैसे वाले हो गए हैं और इसी के साथ वो जो आड़तिया है वो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। और जो ठेला लगा रहा है सब्जी का, जो कि घर चिल्लाते आ रहा है कि सब्जी ले लो, वो आजकल बड़े पैसे वाले हो रहे हैं, क्योंकि लाते वो 10 रुपये किलो है और बेचते 50 रुपये किलो है, तो बड़ा प्रॉफिट है। हालांकि ये मत सोचना कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम क्यों करें, गवर्नमेंट तो सैलरी मिलेगी, ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस एक एंजॉय वाली लाइफ है गवर्नमेंट सर्विस। चलते अपन इसमें बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली व्हाट इज CERT इन रिसेंटली सीन न्यूज। देखो आप जानते हो ये एक नोडल एजेंसी है जो कि इंडिया की, जिसको बचाती किससे है, मालवेयर और वायरस से बचाती है। किससे बचाती है? मालवेयर और वायरस से गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाती है। आप जानते हो कि साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा इशू बन गया है वर्ल्ड में। आप किसी भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस देख लीजिए, आपको 2 पॉइंट जरूर मिलेंगे। 2 पॉइंट कौन से? पहला तो आपको क्लाइमेट चेंज हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लाइमेट चेंज टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। दूसरा हमको मिलता है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आप न्यूज में कई बार देख रहे होंगे कि चाइना, रशिया और अदर कंट्री विच आर एक्सपर्ट इन साइबर एरिया डूइंग सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटी और एंटरिंग दी अनऑथराइजली। मीन्स अगर अनऑथराइज चाइना और रशिया इस कंप्यूटर में एक्सेस कर रही हैं और गवर्नमेंट के अदर कंट्री के डेटा को स्पाई कर रही हैं। समझ रहे हो आप? उसको स्पाई कर रही हैं, स्टील कर रही हैं, चोरी कर रही हैं उन डेटा का, और उसका यूज करके गवर्नमेंट की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको भी फैच कर रही है बाय यूजिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस इन डिफरेंट कंट्री कंप्यूटर। तो इससे बचाने के लिए इंडिया में एक बॉडी बनी थी जो कि 2004 में जिसका सेटअप हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2004 में जिसका सेटअप हुआ था, जिसको बोलते हम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये प्रोटेक्ट क्या करेगी? मालवेयर और वायरस से प्रोटेक्ट करेगी। अब ये न्यूज में क्यों है? तो देखो ये न्यूज में इसलिए है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि 2 मिनिस्ट्री में अभी टकरार चल रहा है। व्हाट आई मीन्स, इसके लिए, इसकी मांग के लिए कि हमको बना दो नोडल एजेंसी, नोडल मिनिस्ट्री, और दूसरी मिनिस्ट्री कह रही है कि नहीं हमको ही रहने दो, स्टिल वी आर द नोडल एजेंसी ऑफ द CERT। अब देखो, अब ये किस नोडल मिनिस्ट्री में आता है? तो ये आता है दोस्तों IT मिनिस्ट्री में। IT मिनिस्ट्री में, क्लियर? और साइबर सिक्योरिटी अब होम मिनिस्ट्री बोल रही है, होम अफेयर, कि इसको CERT को हमारे अंदर कर दीजिए, हमको नोडल एजेंसी बना दीजिए। क्यों? क्योंकि ये यूज करेगी हमारे वी कैन से लीगल एनफोर्समेंट में। लीगल एनफोर्समेंट में यूज में आएगी, तो हमको इसकी नोडल मिनिस्ट्री बना दीजिए। IT मिनिस्ट्री मान नहीं रही है। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज संविधान हत्या दिवस इन इंडिया। अब देखो ये पहले डे जान लीजिए, 25 जून को नेशनली हर साल मनाएगा संविधान हत्या दिवस। अब ये दिवस क्यों हुआ? देखो सबसे पहले जान लीजिए, इनको तो आप जानते होंगे, ये सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी। मीन्स व्हाट आई मीन्स, इंदिरा गांधी जी जो थी ये सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर में वन ऑफ द सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके बोल्ड डिसीजन थे, और इसी बोल्ड डिसीजन में इनने 25 जून 1975 को एक बोल्ड डिसीजन लिया जिसको बोलते हैं इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी, जिससे कई सारे पॉलिटिकल लीडर इसका विरोध कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया इन्होंने। अब यह मामला स्टार्ट कहां से हुआ?
अभी आप पार्लियामेंट में देख रहे होंगे कि बड़ा ही गंदा माहौल मचा हुआ है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बड़ा ऑब्जेक्शन उठा रही है, किसी भी डिसीजन गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन उठा रही है। और मेरे अकॉर्डिंग जो अपोजिशन पार्टी अभी कर रही है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म। आपको वर्क है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म करने का, ना कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म करने का। आप जो काम कर रहे हो वो आप भारत की पार्लियामेंट को भिंग करने का काम कर रहे हो। आप ऐसा ना करें। आपका एक स्टेटमेंट आया था अपोजिशन पार्टी का, जिसमें बोला गया था कि जो मोदी साहब हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये संविधान को मारना चाहते हैं। व्हाट आई मीन्स, संविधान को बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, वो डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टी का ऐसा कहना है। अब इनको समझाया जाए कि भारत के संविधान चेंज होने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस चाहिए। ऐसे हंसी खेल नहीं है कि 1-2 दिन में संविधान पूरा चेंज हो जाए। समझ में आ रहे हो? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ होता है, जो कि मेन हमारे भारत के संविधान के स्ट्रक्चर हैं। क्लियर? अब देखो, इसी को इसका तोड़ देने के लिए क्या किया मोदी साहब ने, पर ईयर 25 जून को डिक्लेयर कर दिया कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसी दिन नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इंटरनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी थी, इम्पोज करी थी इन इंडिया में। तो आप याद रखोगे, ठीक है? 25 जून को याद रखना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट टॉप इन नीति आयोग SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24। देखो क्या होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने गोल है? देखो ये गोल है 17 गोल। कितने दोस्तों? 17 गोल हैं, जो कि डिसाइडेड बाई क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशन, और कंप्राइज ऑफ इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, 17 गोल। अब क्या होता है कि आपको मालूम है वर्ल्ड का काम है, और इसका इंडेक्स भी निकलता है वर्ल्ड में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंट्रियों की रैंकिंग होती है। अब इसी के साथ क्या करा नीति आयोग ने, जो कि हमारे प्लानिंग कमीशन को चेंज करा था नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने 2015 में 1 जनवरी 2015 में चेंज किया था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। अब ये क्या है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसने भी अपना एक इंडेक्स निकाल दिया। स्टेट को रैंकिंग देगी, कौन सी स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ऐसे रैंकिंग देना स्टार्ट किया। समझ में आया मेरी बात को? देन आफ्टर क्या है, अभी 2023-24 का भी इंडेक्स आया है, नीति आयोग ने निकाला है। अब इसमें हमें बताना है क्वेश्चन में कि किस स्टेट ने टॉप करा है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को अचीव करने में नंबर 1 पे है इंडिया में। तो दोस्तों वो है उत्तराखंड और केरला। देखो उत्तराखंड और केरला, और इनको पॉइंट मिला है दोनों को, 79 पॉइंट मिला है आउट ऑफ 100। तो नंबर 1 पे ये चल रहे हैं। और नंबर लास्ट में है दोस्तों बिहार स्टेट, जो कि 57 पॉइंट के साथ है। 100 पॉइंटों में से पॉइंट दिए जाते हैं हर स्टेट को, तो 79 पॉइंट मिले हैं सिर्फ ओनली उत्तराखंड और केरला स्टेट को, और सबसे लास्ट में बिहार, जिसको 57 पॉइंट मिले हैं। तो याद रखोगे सस्टेनेबल गोल पूछा जाएगा कितने गोल हैं, तो 17 गोल याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यू स्पीसीज डॉग फिश शार्क वॉज डिस्कवर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो डॉग फिश शार्क है, देखो कैसी लग रही है, डॉग फिश शार्क। अब ये इंडिया के किस स्टेट में पाई गई है? तो दोस्तों ये केरला के हार्बर में पाई गई है, केरला के हार्बर पर पाई गई है डॉग फिश शार्क। याद रखोगे केरला में क्वेश्चन। चलते, सिंपल क्वेश्चन था। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज एग्रीश्योर रिसेंटली सीन न्यूज। अब देखो एग्रीश्योर का पहले फुल फॉर्म अपन जान लेते हैं। एग्रीकल्चर में तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर फंड। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। क्या है दोस्तों, सरकार ने एक एग्रीकल्चर फंड बनाया है, एग्रीकल्चर फंड बनाएगी, जो कि काम क्या करेगी, काम करेगी ये एग्रीश्योर का, एग्रीकल्चर स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज। व्हाट आई मीन्स, देखो यूथ में अभी सबसे ज्यादा क्या है, एम्प्लॉयमेंट है।
आपको मालूम है, मैंने आपको कई बार बताया कि एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। सिर्फ ओनली हमारे इंडिया में नियरली 64 करोड़ पॉपुलेशन मीन्स वर्क कर रही है। इतना मैंने बताया था पिछली बार रेशो में, देख लेगा नियरली इतना ही है, ठीक है। इसी के साथ क्या है दोस्तों कि एग्रीकल्चर फंड बनाया है और अधिकतर पॉपुलेशन क्या काम करती है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है, ठीक है दोस्तों। अब एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है तो इनको फंड देने की जरूरत है कि ये इनोवेशन कर सकें, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन क्या होता है कि नई मशीन खरीदना, मैकेनाइजेशन और टूल्स मीन्स हाई वैरायटी सीड्स खरीद सकें, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें, और एंटरप्रेन्योरशिप जो यूथ नए एंटरप्रेन्योरशिप है वो इस पर काम कर सकें। तो इस फंड में से उनको पैसा दिया जाएगा, मदद करी जाएगी। क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ऑर्गेनाइज द फिशरीज समर मीट 2024 एट विच प्लेस ऑफ इंडिया। देखो क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने क्या करा है, एक ऑर्गेनाइज किया है फिशरी समर मीट 2024। अब पूछा है कहां पर कराए, तो दोस्तों वहां मीटिंग हुई थी मदुराई में, मदुराई तमिलनाडु में। और इसका मेन मोटिव था दोस्तों, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो फिशरीज है, फिशरीज सेक्टर को प्रमोट करना एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड टू फिशरमैन को लाइवलीहुड देना, ये इसका मेन मोटिव था मीट का। तो आप रखोगे फिशरी समर मीट, ये कि मदुराई तमिलनाडु में हुई थी और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था 2024 की, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स एंडरसन रिसेंटली सीन न्यूज टुक रिटायरमेंट बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। तो आप इनको जानते होंगे, ये बूढ़े साहब हैं जेम्स एंडरसन, और इन्होंने बुढ़ापे में रिटायरमेंट ले लिया है क्योंकि इनको कोई काम ही नहीं था, मतलब यंग एज में कोई काम नहीं था, तो लगे थे टेस्ट मैच में, लगे विकेट लेने, पर तो भी ठीक है, विकेट अच्छे खासे ले लिए थे इन्होंने, पर इतने विकेट नहीं लिए कि सबको बीट करते, क्योंकि T20 फॉर्मेट स्टार्ट हो गया था इस चक्कर में, और जो बॉलर है उनको बीट नहीं कर पाए। पर इन्हें बुढ़ापे में अभी रिटायरमेंट ले लिया है, और ये इंग्लैंड टीम से बिलोंग करते हैं। जेम्स एंडरसन अच्छे बॉलर है, ठीक है, बुढ़ापे में तभी तो रिटायरमेंट मिला कि अच्छे बॉलर थे, विकेट ले रहे थे, इनको मतलब सक्सेस रेट अच्छा था, तो इसलिए इनको रखा लगा, बुढ़ापे तक खिलाया इनको। और ये क्रिकेटर और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फाइनली। अब ये घर में एंजॉय करेंगे। देखो सफ़ेद दाढ़ी भी हो गई इनकी, तो कितना बुढ़ापे में भी इन्होंने लिया है रिटायरमेंट, ठीक है। तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आलिया भट्ट नहीं है जी, आलिया नीलम, जो कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखो जो आलिया हैं, ये आलिया भट्ट नहीं, आलिया हैं, ठीक है, आलिया नीलम, इनका नीलम नाम है, और ये पहली किस पाकिस्तान के कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है लाहौर कोर्ट की, याद रखोगे। इनका नाम है आलिया भट्ट, से नाम याद रख लेना, आलिया नीलम, तो ये पाकिस्तान की रखी है, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट अप्रूव IT सक्षम युवा स्कीम टू प्रोवाइड 5000 जॉब इन फर्स्ट फेज। देखो आप इनको जान पाए होंगे, जो हरियाणा के CM है, CM ऑफ हरियाणा, तो डेफिनेटली हरियाणा ने स्टार्ट करी होगी इस स्कीम को, ठीक है, नायब सिंह सैनी, और ये हरियाणा ने स्टार्ट करी है IT सक्षम स्कीम, ठीक है, युवा स्कीम, जिसमें 5000 जॉब दी जाएगी यूथ को पहले फेज में, और सेकंड फेज में अगेन दी जाएगी। तो इनका टारगेट है और अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा के CM खट्टर जी को रिप्लेस किया था इन्होंने, और अच्छा काम कर रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली विच स्टेट CM इनॉग्रेट मैंगो फेस्टिवल इन स्टेट। देखो आप देख पा रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश, ये कौन है, CM ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे, बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि सबसे ज्यादा मैंगो का प्रोडक्शन कहाँ होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने एक मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, इनॉग्रेट किया था किसने,
ये सीएम जी ने, और मैंगो फेस्टिवल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के मैंगो दिखाए जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हापुड़ मैंगो, ये रापुर, ये हापुड़, ठीक है, कई सारे हापुड़, ये पूरे सारे मैंगो रखे हुए वैरायटी के। और ये प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो इन डिफरेंट कंट्री, दैट इज जर्मनी, यूएसए, इन कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था यूपी के अंदर, जिसको इनोग्रेट किया सीएम साहब ने, यूपी के सीएम साहब ने, क्योंकि यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन इंडिया। ठीक है, इसी के साथ 14 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और हमेशा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।